फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली आज जो सीखने वाले हैं वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे कंडक्टर्स, मींस कंडक्टर्स होते क्या हैं और कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical change taking place in a redox reaction. Means electrochemistry केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल चेंज है उनमें क्या रिलेशन है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, या फिर जब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा वो स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस था। तो इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है कि जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो केमिकल चेंज है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक, दैट इज हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस कोई सभी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इसी चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। और हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब हम किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कैसे स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम इस चैप्टर में केवल ये सीखने वाले हैं कोई से भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसका हम सीखेंगे कंडक्टर्स के बारे में। आप देखेंगे हम कंडक्टर्स के बारे में। तो टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मींस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन कैसे होता है। सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स, whereas substance which do not allow electricity to pass through them are known as insulator। ये हम बहुत छोटे सी क्लास से सीखते आ रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट फ्लो हो जाएगा उन्हें बोलते हैं हम कंडक्टर्स, और जिनसे करंट फ्लो नहीं होगा उन्हें बोलेंगे हम इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अब हम कंडक्टर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, those which conduct electricity without undergoing any decomposition। मींस ऐसे सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो होता है लेकिन सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है। These are called electronic conductors। For example, metals, graphite and certain minerals। As the name indicates, the conduction in this case is due to flow of electrons। तो इन केसेस में क्या होते हैं, सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं जिससे करंट फ्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में करंट के फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में जिनके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। हमें जो डिस्कस करना वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है केमिस्ट्री। सेकंड देखते हैं, दोज which undergo decomposition when current is passed through them। देखो करंट फ्लो होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पहला फ्री आयंस, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में जैसे कि मेटल्स में, ग्रेफाइट्स में और कुछ मिनरल्स में। फ्री आयंस किस में होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, और उसी के बारे में भी हमें यहाँ पर सीखना है। These are known as electrolytic conductors or electrolytes, e.g. solution of acids, bases and salts in water, fused salts, etc. In this case, the flow of electricity is due to the movement of ions, hence electrolytic conductance is also called ionic conductance। तो यहाँ पर हम सीखेंगे बेटा
जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है या आयनिक कंडक्टेंस है वो किस वजह से है, वो फ्री आयंस की वजह से। अब फ्री आयंस कब प्रोड्यूस होंगे, जब किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को या सॉल्ट को हम किस में डालें, वाटर के अंदर डालें, एक्वस फॉर्म में लें। तो जब भी किसी भी सॉल्ट को, एसिड को या बेस को हम वाटर में डालते हैं तो उनके आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, जिससे वहां पर फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा जरूरी है कि हम एक्वस फॉर्म में लें, हम सॉल्ट्स को मॉल्टन फॉर्म में भी ले सकते हैं। जब मॉल्टन फॉर्म में लेंगे तो उनके आयंस फ्री हो जाएंगे, जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो वहां पर भी करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, आप देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट हम सीख चुके हैं 11th में, दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और जिससे कि नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक, तो देखो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और जब वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और नंबर ऑफ आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कंडक्शन है, कंडक्टर है, उसका नेचर पहली बात जो डिपेंड करने वाला और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, और इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो करंट कम फ्लो होगा। तो देखते हैं फर्स्ट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolytes ionize almost completely in the solution and hence conduct electricity to a large extent, whereas weak electrolytes ionize to a small extent and hence conduct electricity also to a small extent. ऐसा क्यों हो रहा? Because strong electrolyte almost dissociate हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, पार्शियली आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हो गए, और जब नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हो गए तो करंट कम फ्लो होगा। सेकंड देखते हैं साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। देखो नॉर्मल सी बात है, यदि आयन का साइज ज्यादा है तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी कम होगी, और जब उसकी मूव करने की टेंडेंसी कम होगी तो उससे करंट कम फ्लो होगा। यदि साइज छोटा है तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। अब सॉल्वेशन पे कैसे डिपेंड करता है, यदि किसी भी आयन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सॉल्वेशन क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा जो पर्टिकुलर आयन है उसको सराउंड करना है। तो यदि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जब सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं इसको, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ द आयन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्वेंट लेस इज द कंडक्टेंस। मतलब यदि साइज ज्यादा होगा, सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जहां पर पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिसोसिएशन ज्यादा होता है, और कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जहां पर पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिसोसिएशन नहीं होता है। तो यदि सब्सटेंस डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, और जब नंबर ऑफ आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो गए तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक, अब विस्कोसिटी देखो, यदि सॉल्वेंट विस्कस होगा तो आयंस को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, यदि सॉल्वेंट लेस विस्कस होगा तो आयन बहुत इजीली ट्रैवल कर जाएगा। देखते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट, हैंस ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर इज द आयोनाइजेशन एंड हैंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। सिमिलरली ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट लेस इज द कंडक्टेंस। तो ये हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो
कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। सपोज करो अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें हमने 1 मोल NaCN डाला तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, और उसमें हम 2 मोल NaCN डालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आयंस पास पास आ जाएंगे, और जब आयंस पास पास आ जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा। तो जब पॉजिटिव फ्लो करने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव पुल कर लेगा, नेगेटिव फ्लो करने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव पुल कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गए। अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या हुआ, आयन की मोबिलिटी कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखें। हमने सीखा था पोस्ट-वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। हमने सीखा था अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर सी, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो अल्फा कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा। और जब कंसंट्रेशन कम अल्फा ज्यादा, जब अल्फा ज्यादा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। कंसंट्रेशन ज्यादा अल्फा कम तो नंबर ऑफ आयंस कम, नंबर ऑफ आयंस कम तो कंडक्टेंस कम। तो इसका मतलब ये होगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं इसे। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस इज द कंडक्शन। दिस इज बिकॉज इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द आयोनाइजेशन is less, whereas in strong electrolyte the interionic attractions are high at higher concentrations. With dilution, in case of weak electrolytes, ionization increases, and in case of strong electrolytes, interionic attraction decrease and hence conduction increase. इसके बारे में ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। On increasing the temperature, the dissociation increases and hence the conduction increases. यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। अब डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर हम जो देखने वाले वो है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा flow of electricity takes place without the decomposition of the substance। ये तो डेफिनेशन था। flow of electricity takes place accompanied by the decomposition of the substance। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही डेफिनेशन था। सेकंड flow of electricity is due to flow of electron only, that is there is no flow of matter। the conductance depend upon the structure and density of the metal and the number of balanced electrons per atom। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स है वहां पर कंडक्शन होता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मैटर वहां पर फ्लो नहीं होता है। अब कितना कंडक्शन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल की डेंसिटी क्या है और मेटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम क्या है। इधर देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड हेंस देयर इज फ्लो ऑफ मैटर। तो इस केस में क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, जब आयंस मूव करेगा तो मैटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज कर्नेल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हिच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मेटालिक कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब हमें पता है कि सॉलिड्स के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उसमें कर्नेल वाइब्रेट करते रहते हैं। हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कर्नेल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन कर्नेल से ज्यादा टकराएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें देखते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। This is generally due to increase in dissociation or decrease in the interionic attraction। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज इंटरआयनिक अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, बिकॉज आयंस की एनर्जी बढ़ जाएगी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा,
और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, जिससे करंट फ्लो होना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज आल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नेल। तो रेजिस्टेंस वाइब्रेटिंग कर्नेल ऑफर करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन और सॉल्वेंट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करता है। द रेजिस्टेंस शोन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू फैक्टर लाइक इंटर आयनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, etc। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।